हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस सीरीज में हमने मध्य प्रदेश की मुख्य परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आज हम महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के नोट्स को कंप्लीट करेंगे, इसकी टेस्ट सीरीज लगाएंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज हमारा टॉपिक है प्रश्न पत्र सेकंड से खंड आ। पहला संविधान आधारभूत ढांचे से आप क्या समझते हैं? तो संविधान के आधारभूत संरचना से आशय संविधान के उन महत्वपूर्ण उपबंधों से है जिनके आधार पर संविधान का निर्माण हुआ था, अर्थात प्रस्तावना, विधि का शासन और एकल नागरिकता। संविधान का आधारभूत ढांचे से क्या समझते हैं? आधारभूत ढांचे से आशय संविधान के उन महत्वपूर्ण उपबंधों से होता है जिनका आधार संविधान के निर्माण में हुआ था। यह तत्व है प्रस्तावना, विधि का शासन और एकल नागरिकता। केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 मामले में संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया था। इसमें 13 न्यायाधीशों द्वारा संविधान पीठ ने 6-7 के बहुमत से निर्णय दिए थे। केशवानंद मामला कौन सा है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 24 अप्रैल 1973 मामले में संविधान की आधारभूत ढांचे का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया गया था। इसमें 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 7-6 के बहुमत से निर्णय दिया था। 105वां संविधान संशोधन। यह संशोधन राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु करने एवं निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। यह संशोधन राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2021 को हस्तांतरित किया था। 105वां संविधान संशोधन क्या है? इस संशोधन के द्वारा सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करने और उनको निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया था। यह संशोधन राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2021 को हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान का एकात्मक तत्व लिखिए। तो भारतीय संविधान का एकात्मक तत्व कौन सा है? आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल का पद, एकीकृत न्यायपालिका, अवशिष्ट शक्तियां और एकल नागरिकता। तो एकात्मक सिद्धांत कौन सा है भारतीय संविधान का? आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल का पद, एकीकृत न्यायपालिका, अवशिष्ट शक्तियां और एकल नागरिकता। डीपीएसपी के उद्देश्य क्या हैं? तो डीपीएसपी के उद्देश्य हैं आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। न्यायिक पुनर्अवलोकन से क्या तात्पर्य है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वयं द्वारा दिए गए निर्णय पर पुनः विचार कर कोई निर्णय सुनाता है तो उसे न्यायिक पुनर्अवलोकन कहा जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 137 में किया गया है। यह अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय के पास है। न्यायिक पुनर्अवलोकन क्या होता है? इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वयं के दिए गए निर्णय पर पुनर्विचार करके कोई निर्णय सुनाता है तो उसे न्यायिक पुनर्अवलोकन कहा जाता है। इसका वर्णन अनुच्छेद 137 में दिया गया है और यह अधिकार केवल सर्वोच्चतम न्यायालय को है। सेना न्यायालय। सेना को बाहरी हस्तक्षेप से दूर रखकर अनुशासन सुनिश्चित करना इनका लक्ष्य है। सेना न्यायालय की जिम्मेदारी होती है। सेना न्यायालय क्या है? सेना को बाहरी हस्तक्षेप से दूर रखकर अनुशासन सुनिश्चित करना और सेना न्यायालय की जिम्मेदारी होती है। न्यायिक अवमानना किसे कहा जाता है? न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार अर्थ इसका किसी न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों के प्रति अनादर प्रदर्शित करता है। यह 2 प्रकार का होता है, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। तो न्यायिक अवमानना क्या है? इसकी जो परिभाषा है तो न्यायालय का अवमानना अधिनियम 1971 के अनुसार इसका अर्थ है किसी न्यायालय की गरिमा और उसके अधिकारों का अनादर करना प्रदर्शित करता है। यह 2 प्रकार की होती है, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना।
राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। ऐसी संस्थान जो कुछ सिद्धांतों और नीतियों पर संगठित हों, उनको ये संवैधानिक तरीके से सरकार के निर्णय के लिए आधार बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? राजनीतिक दल कहा जाता है। राजनीतिक दल ऐसी संस्थान होती हैं जो कुछ सिद्धांत या नीतियों पर संगठित होते हैं। इनको वे संवैधानिक तरीके से सरकार के निर्माण के लिए आधार बनाते हैं। यह संवैधानिक तरीके से सरकार के निर्णय या निर्माण के लिए आधार बनाते हैं, उन्हें राजनीतिक दल कहा जाता है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 123वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 342 का जोड़ा गया, जिसमें सिविल न्यायालय के समकक्ष अधिकार प्राप्त हैं। उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग लोगों के लिए अधिकारों का संरक्षण करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 123वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 342 का जोड़ा गया, जिसमें इस आयोग को सिविल न्यायालय के समकक्ष अधिकार प्राप्त होते हैं और यह जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लोग हैं उनके अधिकारों का संरक्षण करने के उद्देश्य से बनाया गया है। स्वतंत्रता उपरांत भाषाई मुद्दे 8वीं अनुसूची में भाषा की संख्या में वृद्धि हुई। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भाषा के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया गया, जैसे डीएमके और तृणमूल कांग्रेस। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना, जैसे कि आंध्र प्रदेश। स्वतंत्रता उपरांत भाषाई मुद्दे कौन कौन से थे? 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या में वृद्धि हुई। मूल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भाषाओं के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया गया, जैसे कि डीएमके और तृणमूल कांग्रेस। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जैसे कि आंध्र प्रदेश। छद्म युद्ध क्या है? छद्म युद्ध दो देशों या समूहों के बीच अप्रत्यक्ष संघर्ष होता है, जैसे कि पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद का प्रयोग वर्तमान युग की प्रमुख चुनौती है। छद्म युद्ध क्या होता है? दो या दो से अधिक या दो समूह, दो देशों के बीच में एक अप्रत्यक्ष संघर्ष होता है, जैसे कि पाकिस्तान के द्वारा भारत में आतंकवाद फैलाया जा रहा है, जो कि वर्तमान में बहुत बड़ी चुनौती है। मतदान व्यवहार। मतदान व्यवहार इससे आशय मतदाता के मत देने और इससे प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना है। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? जाति में जाति, धर्म, वर्ग, भाषा, लिंग, साक्षरता का स्तर, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, शहरी और ग्रामीण कारक भी इसमें हो सकते हैं। मतदान व्यवहार क्या होते हैं? तो मतदाता को मत देने और उनको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करना मतदान व्यवहार कहलाता है। मतदान को प्रभावित करने वाले कारक धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, लिंग और साक्षरता का स्तर हो सकता है। लोक अदालत से क्या आशय है? लोक अदालत एक ऐसा मंच होता है जो आम जनता के विवादों को आपसी सहमति से शीघ्र, सरलता और मितव्ययी ढंग से निपटा सकता है। लोक अदालत क्या है? तो लोक अदालत एक ऐसा मंच होता है जो कि आम जनता के विवादों को आपसी सहमति से शीघ्र, सरलता से और मितव्ययी ढंग से निपटा सकता है। सहकारिता या सहकारिता आयोग। सहकारिता आयोग का गठन जून 1983 को भारत सरकार के द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति साजिंद्र सिंह सरकारिया थे। इनका कार्य भारत के केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर संस्तुति देना था। सरकारिया आयोग क्या है? तो इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा 1983 में किया गया था और इसके जो मुख्य अध्यक्ष थे वह सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश साजिंद्र सिंह सरकारिया जी थे। इनका उद्देश्य केंद्र और राज्य संबंधों से संबंधित शक्तियों का संतुलन करना था। चलिए हम इनको देखते हैं कि 3 मार्कर्स को फिर से। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा? संविधान का मूल ढांचा क्या है? तो संविधान का मूल ढांचे से अभिप्राय ऐसे उपबंध होते हैं जिनके आधार पर संविधान का निर्माण किया गया था। उदाहरण के लिए प्रस्तावना, एकल अधिकार और विधि का शासन।
केशवानंद भारती मामला क्या है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में आया था। इसमें संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी, जो कि ऐतिहासिक मामला था। इस संविधान पीठ में 13 सदस्य थे और 7-6 की बहुमत से निर्णय दिया गया था। संविधान का 105वां संविधान संशोधन क्या है? तो यह संशोधन सामाजिक और आर्थिक पिछड़े वर्गों की पहचान करने और निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। इस संविधान संशोधन को 8 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। संविधान का एकात्मक तत्व कौन सा है? तो संविधान का एकात्मक तत्व है आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन उपबंध, राज्यपाल का पद, एकीकृत न्यायपालिका, अवशिष्ट शक्तियां और एकल नागरिकता। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। न्यायिक पुनर्वलोकन से तात्पर्य है न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः दिए गए निर्णय पर पुनः विचार करके कोई निर्णय सुनाता है और यह शक्ति उसे अनुच्छेद 137 के तहत दी गई है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय को ही प्राप्त है। सेना न्यायालय क्या होता है? सेना को बाहरी हस्तक्षेप से पृथक रखने के लिए, अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए सेना न्यायालय की जिम्मेदारी होती है। न्यायिक अवमानना क्या है? तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में किसी भी न्यायालय की गरिमा और उसके आदेशों का अनादर प्रदर्शित करना, यह 2 आधार होते हैं इसके, सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना। राजनीतिक दल को परिभाषित कीजिए। यह ऐसी संस्थान होती हैं जो कुछ सिद्धांत या फिर नीतियों पर संगठित होती हैं, जो किसी भी संवैधानिक तरीके से सरकार के निर्माण के आधार बनाती हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग 123वें संविधान संशोधन के द्वारा 342 का जोड़ा गया और इसमें सिविल न्यायालय के समकक्ष अधिकार प्राप्त होते हैं। इसका उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के लोगों को अधिकार के संरक्षण प्राप्त कराना है। स्वतंत्रता उपरांत भाषाई मुद्दे। 8वीं अनुसूची में वृद्धि की। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। भाषा के आधार पर राजनीतिक पार्टी या दलों का गठन होना, जैसे कि डीएमके और तृणमूल कांग्रेस। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना, जैसे आंध्र प्रदेश। छद्म युद्ध क्या होता है? 2 देशों या फिर 2 संगठनों के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध या संघर्ष छद्म युद्ध कहलाता है, जैसे कि पाकिस्तान के द्वारा भारत में आतंकवाद फैलाया जा रहा है। मतदान व्यवहार क्या होते हैं? इससे आशय मतदान देने और उनसे प्रभावित होने वाले कारकों का अध्ययन करना होता है। इनके प्रमुख कारक होते हैं धर्म, जाति, वर्ग, लिंग और भाषा, साक्षरता का स्तर, गरीबी, शहरी ग्रामीण स्तर हो सकते हैं। लोक अदालत से क्या आशय है? लोक अदालत एक ऐसा मंच होता है जहां जनता के विवादों को आपसी सहमति से, सरलता से, शीघ्र और मितव्ययी तरीके से निपटाया जाता है। सरकारिया आयोग का गठन 1983 में किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। इसके मुख्य अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश सजेंद्रन सिंह सरकारिया थे। इनका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था। अब आते हैं 5 मार्कर्स। संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन क्यों नहीं किया जा सकता, समझाइए। आधारभूत संरचना से आशय संविधान के उन महत्वपूर्ण उपबंधों से होता है जिनके आधार पर संविधान का निर्माण हुआ था। यह क्या हो सकते हैं? संविधान का राजनीतिकरण एवं राजनीति का असंवैधानिकरण होने से रोकना, संविधान का प्रभावी संरक्षण करना, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, नागरिकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करना, कार्यपालिका को निरंकुश होने से रोकना, संविधान के संघीय स्वरूप को बनाए रखना, संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को भी बनाए रखना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के मध्य निर्धारित शक्ति पृथक्करण को बनाए रखना।
प्रमुख बात कौन से हैं? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951, केशवानंद भारती बनाम 1973। तो संविधान का मूल ढांचा क्यों परिवर्तित नहीं किया जा सकता, समझाइए। क्योंकि संविधान का जो मूल ढांचा है तो ऐसे उपबंध होते हैं जिनके आधार पर संविधान का निर्माण किया गया है। संविधान के मूलभूत ढांचे के उपबंध कौन से हैं? तो संविधान का राजनीतिकरण और राजनीति का असंवैधानिकरण होने से रोकना, संविधान का प्रभावी संरक्षण करना, संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, संविधान में नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण प्रदान करना, कार्यपालिका के निरंकुश होने से रोक लगाना, संविधान के संघीय स्वरूप को बनाए रखना, संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखना, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य निर्धारित शक्ति पृथक्करण को बनाए रखना। प्रमुख वाद है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 और केशवानंद भारती बनाम 1973। 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के कौन से उपबंध किए गए थे, संक्षेप में बताइए। 44वें संविधान संशोधन 1978 में आया था। यह संशोधन मोरारजी देसाई जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था। इसके प्रमुख प्रावधान थे, संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था, राष्ट्रीय आपात के लिए आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल किया गया था, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद को सलाह को एक बार पुनः विचार के लिए भेजने का अधिकार दिया गया था, दूसरी बार वह सलाह भेजे जाने पर राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया गया था, संसद की बैठक के लिए कोरम का प्रावधान पुनः प्रारंभ कर दिया गया। तो जो हमारा 44वां संविधान संशोधन था 1978 में आया था, मोरारजी सरकार अर्थात जनता पार्टी के द्वारा आया था। इसके प्रमुख प्रावधान थे, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और यह एक विधिक या कानूनी अधिकार बना दिया गया था, राष्ट्रीय आपात के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया, लोकसभा और जो राज्यसभा थी उसके कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के कोई विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए लौटाने का अधिकार था और यदि वह द्वारा पुनर्विचार करने के बाद उसे देती है तो वह उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होगा। संसद की बैठक के लिए कोरम का प्रावधान पुनः प्रारंभ कर दिया गया। मूल अधिकारों का महत्व बताइए। वह अधिकार जो व्यक्तियों के सर्वग्रीण विकास के लिए आवश्यक होते हैं मूल अधिकार कहलाते हैं। तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जो अधिकार दिए गए हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक होते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक होते हैं, देश में विधि के शासन के संस्थापक हैं, विधि के शासन के संस्थापक होते हैं, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने में सहायक हैं, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं, अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं, धर्मनिरपेक्ष छवि को निरूपित करते हैं, सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय की अवधारणा या आधारशिला स्थापित करते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना पर ही बल देते हैं। तो मूल अधिकार क्या होते हैं? मूल अधिकार ऐसे अधिकार हैं जो संविधान के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें प्रमुख अधिकार हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के अधिकार, विधि के शासन के संस्थापक होते हैं, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने में सहायक हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करने में सहायक, अल्पसंख्यकों तथा कमजोर वर्गों के हित की रक्षा करने के लिए सहायक, राज्य को धर्मनिरपेक्ष छवि को निरूपित करते हैं, सामाजिक समता समानता, सामाजिक न्याय की आधारशिला स्थापित करते हैं और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना पर बल देते हैं। केंद्र राज्य संबंधों के मध्य विवाद के मुख्य कारण बताइए। केंद्र राज्य संबंधों के मध्य विवाद के मुख्य कारण, राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र के द्वारा कराना। राज्य संबंधों में तनाव का सबसे गंभीर कारण राज्यपाल की शक्तियों और उसकी स्थिति के संबंध में है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के पीछे दलीय भावना छुपी होती है जो कि पक्षपात करती है। यदि केंद्र एवं राज्य के अलग अलग दल की सरकार होती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र पक्षपात पूर्ण व्यवहार कर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास करता है।
केंद्र राज्य के मध्य विवादों का एक अन्य विषय शांति और व्यवस्था को लेकर रहता है। कई बार केंद्र शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने हेतु केंद्रीय बलों को तैनाती करती है, जिससे राज्य अनावश्यक हस्तक्षेप के रूप में दिखता है। भारतीय संविधान में शक्तियों का वितरण केंद्र के पक्ष में अधिक होता है, अतः राज्य इस बात की मांग करती है कि उन्हें अधिकार स्वायत्तता मिले। राज्य सरकारों के आर्थिक साधन सीमित हैं और उन पर अपना उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक अनुदान या ऋण मांगती रहती है, अतः अनुदान केंद्र के विवेक निर्भर करता है और अनुदान जो केंद्र होता है उसमें विवेक निर्भर करता है। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं राज्य सूची में केंद्र का अतिक्रमण आदि पर भी विवाद के बिंदु रहते हैं। सीबीआई द्वारा राज्य के लिए मामले की जांच करना, यह केंद्र और राज्य के मध्य विवाद के मुख्य कारण है। तो केंद्र और राज्य के मध्य विवाद के मुख्य कारण में सबसे पहले आता है राज्यपाल की नियुक्ति, क्योंकि वह होता राज्य में है लेकिन नियुक्ति उसकी केंद्र करता है। इस संबंध में राज्य में जो तनाव हमेशा रहता है और गंभीर कारण रहता है। इसमें राष्ट्रपति शासन लागू होने के पीछे भी दलीय भावना छिपी होती है जो कि पक्षपात करती है। यदि केंद्र में और राज्य में अलग अलग दल की सरकार होती है तो ऐसी स्थिति में केंद्र पक्षपात करके पूर्ण व्यवहार कर राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास करता है, क्योंकि ये राज्यपाल लगा सकता है। फिर आता है केंद्र राज्य के मध्य अन्य विषय शांति और व्यवस्था का भी होता है। कई बार केंद्र शांति या फिर व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पर केंद्रीय बल को तैनात कर देती है, जो कि राज्य के लिए एक अनावश्यक हस्तक्षेप के रूप में दिखाई देता है। भारतीय संविधान में शक्तियों का विवरण केंद्र के पक्ष में अधिक होता है, अतः राज्य सरकार हमेशा इसमें स्वायत्तता मांगती है, अधिक स्वायत्तता मांगती है। राज्य सरकारों के आर्थिक साधन सीमित होते हैं तथा वह हमेशा केंद्र के अनुदान से ऋण मांगती रहती है और अनुदान में जो प्रावधान होते हैं वह विवेक पर आधारित होते हैं। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाएं, जो कि कलेक्टर वगैरह की नियुक्ति है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और नियुक्त राज्य में होते हैं, और राज्य सूची में केंद्र का अतिक्रमण, इसमें गंभीर विवाद है। सीबीआई के द्वारा कई बार राज्यों के कई मामलों पर जांच की जाती है। जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं? इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। भारत में जनहित याचिका या फिर पीएलआई सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक सक्रियता का एक उपपाद होता है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी। न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती के द्वारा पीएलआई की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो जनहित याचिका क्या होती है? तो जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद होती है, जिसको 1980 के दशक में लाया गया था। मुख्य न्यायाधीश थे इसमें आर कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती। जनहित याचिका की विशेषताएं इस प्रकार हैं। जनहित याचिका कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीतिक अंग होता है, जिसका आशय है कि गरीब जनता तक न्याय को सुलभ बनाना। सामान्यवाद की तरह पीएलआई न्यायालय में किसी एक व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के खिलाफ अपने अधिकारों का दावा उसे लागू कराने के लिए दाखिल नहीं किया जाता, बल्कि इसका आशय सामाजिक हित को आगे बढ़ाना और रक्षा करना होता है। जनहित याचिका की मांग है कि उन लोगों को संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, जिनकी संख्या बहुत बड़ी है, तो गरीब और अशिक्षित है और सामाजिक आर्थिक रूप से साधन विहीन है। पीएलआई में पारंपरिक विवाद समाधान प्रक्रिया से अलग व्यक्तिगत अधिकारों का न्याय निर्णय नहीं होता, अर्थात जनहित को ध्यान में रखकर दिया जाता है। तो जनहित याचिका क्या है? इसको 1980 के दशक में लाया गया था। यह न्यायिक सक्रियता का एक उत्पाद होती है। इसके मुख्य न्यायाधीश में आर कृष्ण अय्यर और पी.एन. भगवती जी का नाम आता है। इनकी अवधारणा के आधार पर इसको लाया गया था। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? इसमें कानूनी सहायता आंदोलन का रणनीति अंग होता है, जिसका आशय है कि वह गरीब जनता तक न्याय को सुलभ बनाना है।
सामान्यवाद की तरह पीएलआई में न्यायालय किसी भी व्यक्ति के अन्य व्यक्ति के खिलाफ अधिकार का दावा और उसे लागू कराने के लिए इसमें दाखिल नहीं किया जा सकता, बल्कि इसका आशय सामाजिक हितों को आगे बढ़ाना और उनकी रक्षा करना होता है। जनहित याचिका की मांग है कि उन लोगों तक संवैधानिक और कानूनी अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी ना हो, जिनकी संख्या सीमित है, गरीब हैं, अशिक्षित हैं और सामाजिक आर्थिक रूप से साधन विहीन हैं, उन तक अनदेखी ना करना है। पीएलआई में पारंपरिक विवाद समाधान प्रक्रिया से अलग व्यक्तिगत अधिकारों का निर्णय नहीं किया जाता, अर्थात जनहित को ध्यान में रखकर निर्णय किया जाता है। लोकतंत्र को जीवंत एवं परिपक्व बनाने रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र को जीवंत एवं परिपक्व बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की मुख्य भूमिका स्पष्ट कीजिए। निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 124 में किया गया है। इसकी भूमिका है, यह लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति आदि के निर्वाचन का आयोजन कराता है। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, जनता को मतदान के लिए जागरूक करना, आचार संहिता के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करना, निर्वाचन संबंधी योग्यता अयोग्यता की जांच करने की महत्वपूर्ण भूमिका। निर्वाचन संबंधी योग्यता अयोग्यता की जांच करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। संसद सदस्यों की योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना। तो लोकतंत्र को जीवंत एवं परिपक्व बनाए रखने के लिए भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका क्या है? तो निर्वाचन आयोग का वर्णन अनुच्छेद 124 में किया गया है और इसकी भूमिका है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का आयोजन कराता है, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करता है, मतदान के लिए जनता को जागरूक करता है, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, और आचार संहिता का उल्लंघन होने पर दंड का प्रावधान करता है, निर्वाचन में योग्यता अयोग्यता की जांच करता है और संसद सदस्यों की जो अयोग्यता के संबंध में विषय होते हैं उनमें राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होने के मुख्य कारण बताइए। मुख्य कारण है महिला साक्षरता की कमी होना, समाज में निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी का कम होना, समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे पर रखा जाना, शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण बौद्धिक कमजोर भी समझना, राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व होना। एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि 17% महिलाएं राजनीति में रुचि रखती हैं। घरेलू जिम्मेदारी का होना, महिलाओं को लेकर राजनीति दलों में उदासीनता, मतलब टिकट देने में। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कम होने के मुख्य कारण है, पहला साक्षरता की कमी, महिलाओं की भागीदारी समाज में निर्णय लेने में महिलाओं की कमी, समाज में महिलाओं के दोयम दर्जे पर होना, शारीरिक रूप से कमजोर होने के कारण बौद्धिक कमजोर होना भी समझना, राजनीति में पुरुषों का वर्चस्व। एक सर्वे के अकॉर्डिंग 17% महिलाएं ही राजनीति में भाग लेती हैं। घरेलू जिम्मेदारी का होना और महिलाओं को लेकर राजनीतिक दलों में उदासीनता। दल बदल कानून की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए कि दल बदल कानून क्यों गलत है, तो आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। किसी राजनीतिक या राजनीतिक दल द्वारा एक दल को त्याग कर दूसरे दल में सम्मिलित होना, अर्थात कोई नया राजनीतिक दल गठित करना दल बदल कानून के अंतर्गत आता है। इसकी आलोचना है, इसमें अध्यक्ष को दल बदल मामले के निर्णय का एकाधिकार दोषपूर्ण है, जिसमें पक्षपात की आशंका होती है। किसी सांसद विधायक द्वारा विधायिका के बाहर किए गए क्रियाकलाप के मामले में उनके निष्कासन की व्यवस्था नहीं है। कानून अधिक कठोर नहीं है क्योंकि इसके तहत 2/3 सदस्य अगर अलग होकर एक नए दल बना सकते हैं। स्पीकर को इस कानून में छूट प्रदान की गई है कि स्पीकर जो है वह इस कानून से छूट है। विधायिका के गैर सदस्य के दल बदल पर रोक लगाने का इसमें असमर्थक है।
असमर्थ है। पंचायतों तथा नगर निकायों में यह कानून लागू नहीं है। निर्दलीय एवं मनोनीत सदस्य को सदस्यता समाप्त होने के संबंध में अंतर किया गया है। तो दल बदल कानून क्या होता है? तो कोई भी राजनीतिक या फिर राजनीतिक दलों में एक दल को छोड़कर दूसरे दल में सम्मिलित हो जाता है या फिर कोई नया राजनीतिक दल का गठन करता है तो इस पर दल बदल कानून लगाया जाता है। इसकी आलोचना क्या है? तो इसका जो निर्णय होता है वह अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, जो कि पक्षपात करने की आशंका बढ़ जाती है। किसी भी सांसद या विधायक द्वारा विधायिका के बाहर दिए गए क्रियाकलापों के मामले में इससे निष्कासन की व्याख्या नहीं की गई है। इसमें कोई कठोर कानून नहीं है, अर्थात 2/3 सदस्य अलग होकर एक नई पार्टी बनाते हैं तो उनको भी इसमें छूट दी गई है। स्पीकर को इसके लिए छूट है। विधायिका के जो गैर सदस्य होते हैं उनके दल बदल पर रोक लगाने में असमर्थ हैं। पंचायत और जो नगरीय निकाय होते हैं इन पर यह लागू नहीं होता कानून। निर्दलीय और मनोनीत सदस्य हैं उनके लिए अलग अलग प्रावधान किए गए हैं या फिर उनमें अंतर किया गया है इस कानून के तहत। सिविल सोसाइटी के मुख्य दोष बताइए। वे संगठन जो स्वेच्छा से एवं समाज कल्याण की भावना से जनता की सेवा करते हैं उन्हें सिविल सोसाइटी कहा जाता है। इनमें मुख्य दोष हैं संसाधनों की कमी, संगठन के सदस्यों के मध्य तालमेल का अभाव, संगठन में व्याप्त भ्रष्टाचार, सरकार द्वारा सहयोग प्रदान न करना, धन का दुरुपयोग करना, पारदर्शी एवं जवाबदेहिता का अभाव, निस्वार्थ होकर कार्य करना चुनौतीपूर्ण है, सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रम नियम कानूनों का अनावश्यक विरोध करना। उपरोक्त दोष के बावजूद सिविल सोसाइटी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा और पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता की स्थापना में मील का पत्थर माना जाता है। तो सिविल सोसाइटी क्या है, उनके दोषपूर्ण हमें दोष बताने हैं। तो सिविल सोसाइटी ऐसा स्वेच्छा से और समाज के कल्याण की भावना से जनता की सेवा करने के लिए बनाया गया संगठन होता है। इसके दोष हैं कि संसाधनों की कमी है, सदस्यों के मध्य तालमेल नहीं है, व्यापक भ्रष्टाचार है, राजनीतिक या सरकार द्वारा इसमें सहयोग प्रदान नहीं किया जाता, धन का दुरुपयोग होता है, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता की कमी है, निस्वार्थ भाव कार्य करना चुनौतीपूर्ण है, समाज के प्रगतिशील कार्यक्रम नियम और कानून का अनावश्यक विरोध करना। दोषपूर्ण होने के बावजूद भी सिविल सोसाइटी लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा एवं पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता की स्थापना करने में मील का पत्थर मानी जाती हैं। देश की सुरक्षा के क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे बताइए। देश की सुरक्षा से जुड़े हुए प्रमुख मुद्दे इस प्रकार हैं और उनको प्रभावित करने वाले मुद्दे। देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दे 2 प्रकार के हैं, एक बाह्य मुद्दा और एक आंतरिक मुद्दा। बाह्य मुद्दा में पाक प्रायोजित आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद, साइबर आतंकवाद, सीमा विवाद, बाह्य आक्रमण और नार्को आक्रमण या आतंकवाद, नार्कोटिक्स वाला। फिर आते हैं आंतरिक मुद्दे, नक्सलवाद, क्षेत्रीयवाद, जातिवाद, भाषाई विविधता, सांप्रदायिकता, अलगाववाद और जन आंदोलन। देश की सुरक्षा से जुड़े प्रमुख मामले 2 प्रकार के हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य में सीमा विवाद, बाह्य आक्रमण, साइबर आतंकवाद, पाक प्रायोजित आतंकवाद, वैश्विक आतंकवाद और नार्को आतंकवाद। आंतरिक में नक्सलवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, जन आंदोलन और भाषाई विविधता। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो कि 11 मार्कर हैं। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के संदर्भ में नीति निर्देशक तत्वों के योगदान पर प्रकाश डालिए। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। सामाजिक न्याय संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांत इस प्रकार प्रबंधन करना कि कर्मकारों और बालकों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग न हो। अनुच्छेद 39 सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 39 आ अशक्त, असहाय और निराश्रित लोगों के लिए लोक सहायता की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 41
काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशा को सुनिश्चित करने एवं प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रयास। अनुच्छेद 42 नागरिकों के पोषण आहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करके लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करना। अनुच्छेद 47 आर्थिक न्याय संबंधी नीति निर्देशक तत्व। स्त्री एवं पुरुष सभी को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। अनुच्छेद 39 स्त्री एवं पुरुष सभी को समाज कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। अनुच्छेद 39 सार्वजनिक संपत्ति का इस तरह प्रबंधन किया जाएगा कि सामाजिक हित सुरक्षित रह सकें। धन आहितकारी संकेंद्रण पर रोका जा सकेगा। अनुच्छेद 39 बालकों के स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करना और उन नैतिक आर्थिक शोषण से सुरक्षा करना। अनुच्छेद 39 उद्योगों के प्रबंधन में कार्यकारों की भागीदारी की व्यवस्था करना। अनुच्छेद 43A कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 48 सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43B 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। तो सामाजिक और आर्थिक लोक कल्याण या लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का योगदान पर प्रकाश डालना है। समाज में सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करने के लिए संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। सामाजिक न्याय के लिए कामगारों और बालकों के स्वास्थ्य एवं शक्ति का दुरुपयोग न होना। अनुच्छेद 39 सभी को समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। अनुच्छेद 39A अशक्त एवं असहाय निराश्रित लोगों के लिए लोक सहायता की व्यवस्था। 41 काम की न्याय संगत एवं मनोचित दशा को सुनिश्चित करना, प्रस्तुति सहायता उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 42 नागरिकों के पोषण आहार स्तर को और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। अनुच्छेद 47 आर्थिक न्याय संबंधी नीति निर्देशक सिद्धांत। स्त्री एवं पुरुषों को आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना, समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 सामाजिक संपत्ति का इस प्रकार प्रबंधन करना कि सामाजिक हित सुरक्षित रह सके और धन आहितकारी संकेंद्रण रोका जा सके। अनुच्छेद 39 बालकों के स्वतंत्र एवं गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर प्रदान करना और नैतिक आर्थिक शोषण में सुरक्षा प्रदान करना। 39 उद्योगों के प्रबंधन में कार्यकारों और कार्यकारी की भागीदारी व्यवस्था करना। अनुच्छेद 43A कृषि पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 48 सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 43B और 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। मूल कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? मुख्य मूल कर्तव्यों को बताते हुए उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। स्वर्ण सिंह समिति 1973 की सिफारिश पर पूर्व सोवियत संघ के संविधान का अनुसरण करते हुए 42 संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। इसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा संबंधी 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। वर्णन प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें तथा उनके आदर्श संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजो कर रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें एवं आह्वान बुलाए जाने पर देश की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व का भावना का निर्माण करें। भ्रातृत्व
हमारी सामाजिक संस्कृति की गरिमामय परंपराओं का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद एवं ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं का ध्यान रखे और उन्हें पूरा करें। आलोचना। मौलिक कर्तव्य में निम्नलिखित कमियां भी हैं। मौलिक कर्तव्यों की भाषा अत्यंत क्लिष्ट या कठिन है, जो कि आम नागरिकों की समझ से परे है। मौलिक अधिकार अस्पष्ट हैं। इनको पढ़ने से स्पष्ट नहीं होता कि नागरिकों को क्या करना चाहिए। कुछ मौलिक कर्तव्यों में पुनरावृत्ति भी है। यह मौलिक कर्तव्य सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं है। मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों की सर्वाधिक आलोचना इस आधार पर की जाती है कि जिस प्रकार मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन किया जा सकता है, उसी प्रकार मौलिक कर्तव्यों को लागू नहीं कराया जा सकता। तो मौलिक कर्तव्य क्या हैं और इनकी आलोचनात्मक आलोचना करनी है, बताते हुए कि क्या है मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर रूस के संविधान से लिया गया और 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत भाग 4 का जोड़ा गया और इसमें 51 आ जोड़कर मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। इसमें 86वां संविधान संशोधन 2002 में करके इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। इसके प्रमुख मौलिक कर्तव्य हैं। प्रत्येक नागरिकों को कर्तव्य करना का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थान राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोकर उनका पालन करे, देश की प्रभुता एकता अखंडता बनाए रखने के लिए रक्षा करे और अक्षुण्ण रखे, भारत के सभी लोगों की समरसता समान भारतत्व की भावना रखें, हमारी सामाजिक संस्कृति की गरिमामय परंपराओं का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करें, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें, सामाजिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने के लिए सतत प्रयास करें। माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को शैक्षणिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनको पूरा करें। मौलिक कर्तव्य में कुछ कमियां भी हैं जिनसे इनकी आलोचना की जाती है। पहला, यह इनकी भाषा थोड़ी सी कठिन क्लिष्ट है जो आम नागरिकों को समझ में नहीं आती। मौलिक कर्तव्य अस्पष्ट हैं तथा इन्हें पढ़ने से स्पष्ट नहीं होता कि नागरिकों को क्या करना है। मौलिक कर्तव्य में पुनरावृत्ति है। मौलिक कर्तव्य सिर्फ भारतीयों के लिए ही लागू किए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों की सबसे ज़्यादा आलोचना इस आधार पर की जाती है कि जिस प्रकार मौलिक अधिकार होते हैं उनको न्यायालय द्वारा प्रवर्तन किया जा सकता है, मौलिक कर्तव्यों को नहीं लागू किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिकता को विस्तार से समझाइए। जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी आधिकारिकता का विस्तार बताना है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था के प्रवर्तन के बावजूद एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत सभी नागरिक इकाइयां एक दूसरे से एकीकृत अर्थात समृद्ध हैं। इसके सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय अवस्थित है। अधिकार एवं शक्तियों का क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो कि अनुच्छेद 131 में दिया गया है, इसके तहत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई का अधिकार केवल उच्चतम न्यायालय के पास होता है, जैसे केंद्र राज्य के मध्य विवाद के संबंध के मामले, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद का मामला, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला। मौलिक अधिकारों के संरक्षण संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में 5 रिट जारी करने का अधिकार है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा।
अपीलीय क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 132। दीवानी मामले में यदि उच्च न्यायालय किसी राजस्व या फिर भूमि संबंधी मामले को सर्वोच्च न्यायालय में अपीलीय योग्य घोषित कर देता है तो इस मामले की जांच उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है अनुच्छेद 133 के तहत। फौजदारी मामला, यदि कोई हाई कोर्ट द्वारा निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है तो उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। साथ ही किसी फौजदारी मामले को हाई कोर्ट को उच्चतम न्यायालय में अपील के योग्य घोषित किए जाने पर भी सर्वोच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। अनुच्छेद 134। संवैधानिक मामला, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी ऐसे निर्णय के विरुद्ध भी सर्वोच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है जो कि संविधान के किसी उपबंध से संबंधित हो। अंतरण का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 139A में दिया गया है। सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा किसी मामले को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है। उदाहरण के लिए वेस्ट वेकरी से संबंधित मामले को उच्चतम न्यायालय द्वारा अहमदाबाद उच्च न्यायालय से मुंबई उच्च न्यायालय में भेजा गया था। परामर्शी क्षेत्राधिकार, संविधान के अनुच्छेद 143 का अनुसार जब कभी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि विधि या तथ्य से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न उठता है अर्थात उठने की संभावना होती है तो सार्वजनिक महत्व का है अर्थात इसकी प्रकृति ऐसी है कि उस पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श लेना उचित होगा तो राष्ट्रपति उस प्रश्न को उच्चतम न्यायालय के सम्मुख परामर्श हेतु भेज सकती है। सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई कर उस पर अपना परामर्श राष्ट्रपति को भेज सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गया परामर्श राष्ट्रपति को बाध्यकारी नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय का यह अधिकार प्राप्त है कि वह अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उससे पूछा गया प्रश्न व्यर्थ है या अनावश्यक है तो वह उत्तर देने से मना कर सकता है। न्यायिक समीक्षा, यदि कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई अध्यादेश या फिर विधायिका द्वारा पारित किया गया कोई भी अधिनियम संविधान के किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्चतम न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकते हैं तथा उसे शून्य घोषित कर सकते हैं अनुच्छेद 13(1) के तहत। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक पुनरावलोकन 1937 में सर्वोच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि उसके द्वारा लिए गए निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार है। जैसे आत्महत्या संबंधी धारा 309 के अंतर्गत सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की समीक्षा की गई थी तथा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया था। जांच का अधिकार अनुच्छेद 145 में यूपीएससी तथा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों पर लगाए गए आरोपों की जांच करना। इसके अंतर्गत सर्वोच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 129 के तहत जिससे अपनी अवमानना का दंड देने का अधिकार है अनुच्छेद 129। सर्वोच्चतम न्यायालय अंतरिम न्यायालय होता है जिसके द्वारा दिए गए निर्णय भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में लागू होंगे। तो देखिए जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है उसकी आधिकारिकता का विस्तार समझाना है कि कितना उसका अधिकार क्षेत्र में आता है। तो हमारे जो भारतीय संविधान में संघीय शासन व्यवस्था के प्रवर्तन के बावजूद एकीकृत न्यायपालिका अपनाई गई है जिसके अंतर्गत सभी न्यायिक इकाइयां एक दूसरे से एकीकृत अर्थात संबद्ध हैं। सर्वोच्चतम न्यायालय इसमें उच्चतर स्तर पर स्थित होता है। अधिकार एवं शक्तियां और क्षेत्राधिकार कौन सा है तो अनुच्छेद 131 कहता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार मतलब कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और कोई सा न्यायालय नहीं कर सकता। जैसे कि केंद्र और राज्य के मध्य कोई विवाद हो, दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो या फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद। मौलिक अधिकार के संबंध में क्षेत्र या संरक्षण संबंधी अधिकार, तो मौलिक अधिकारों का यदि हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है जिसके तहत वह 5 प्रकार की रिट दायर करता है। तो 5 कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षा और अधिकार प्रेक्षा। अपीलीय क्षेत्राधिकार
इसको 132 में दिया गया है। इसमें 3 प्रकार की अपील की जाती हैं। पहला आती है दीवानी मामले में, यदि कोई हाई कोर्ट समझे भूमि संबंधी मामला या राजस्व संबंधी मामला है कि वह सुप्रीम कोर्ट के योग्य इसमें घोषणा की जानी चाहिए, तो इसमें अपील की जा सकती है अनुच्छेद 133 के तहत। फौजदारी मामले में यदि कोई हाई कोर्ट व्यक्ति किसी भी निर्दोष व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा देता है तो वह अपनी सुरक्षा करने के लिए किसी फौजदारी मामले को हाई कोर्ट के उच्चतम न्यायालय में अपील करने के योग्य घोषित किया जा सकता है और यह 134 के तहत होगा। संवैधानिक मामले में यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध भी सर्वोच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है जो कि संविधान के किसी उपबंध से संबंधित है। हस्तांतरण का क्षेत्राधिकार जो कि 139 के काम में दिया गया है, यदि हाई कोर्ट जरूरी समझे तो एक उच्च न्यायालय से कोई मामला उठाकर दूसरे उच्च न्यायालय को दे सकती है। परामर्शी क्षेत्राधिकार, इसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन किस विषय पर मांगेगा, तो कोई भी ऐसा विषय जो कि सार्वजनिक महत्व का हो या फिर उसकी प्रकृति ऐसी है जिससे कि सुप्रीम कोर्ट का परामर्श लेना उचित होगा, तो राष्ट्रपति ऐसे प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट में भेज सकती हैं। इसके लिए जो सर्वोच्चतम न्यायालय है उसकी सुनवाई करके अपना परामर्श राष्ट्रपति को भेजता है और उस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते। लेकिन सर्वोच्चतम न्यायालय का अधिकार प्राप्त है, मतलब सर्वोच्चतम न्यायालय को ऐसा अधिकार प्राप्त है कि वह इसके अंतर्गत पूछे गए कोई भी अनावश्यक या फिर व्यर्थ मामले में परामर्श देने से मना भी कर सकता है। न्यायिक समीक्षा, उच्चतम न्यायालय को कार्यपालिका द्वारा जारी किया गया कोई भी अध्यादेश या विधायिका द्वारा पारित किए गए कोई भी अधिनियम में संविधान में कोई संशोधन किया गया है, यदि वह संविधान के उपबंध का उल्लंघन कर रहा है तो वह उसे समीक्षा कर सकती है और उसे शून्य घोषित कर सकती है अनुच्छेद 13(1) के तहत। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, जो सर्वोच्चतम न्यायालय है इसके द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय है वह उसकी समीक्षा कर सकती है। जैसे कि आत्महत्या संबंधी मामले में 309 के अंतर्गत सर्वोच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया था, फिर उसकी समीक्षा की गई और उसे निजता के अधिकार का मौलिक अधिकार माना गया। जांच का अधिकार, अनुच्छेद 145 के तहत यूपीएससी और जो स्टेट पीएससी हैं उनके सदस्य और अध्यक्षों पर लगे आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है जो कि 129 के तहत है। सर्वोच्चतम न्यायालय अंतिम न्यायालय होता है जिसके द्वारा दिए गए कोई भी निर्णय भारत के राज्य क्षेत्रों में सभी न्यायालयों में लागू होंगे। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को समझाते हुए प्रमुख संवैधानिक संशोधन बताइए। संविधान की प्रकृति को गणनात्मक बनाने के लिए भारतीय संविधान के भाग 20 की अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। संविधान के संशोधन का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में एक प्रयोजन के लिए विधेयक पुनर्स्थापित करने के ही किया जा सकता है, लेकिन राज्य विधानसभा में नहीं। राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन आवश्यक नहीं होता। दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। अगर विधेयक राज्य से संबंधित है तो कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों के साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए। इसके द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देगा। वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकते हैं, ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। संविधान संशोधन अधिनियम और संविधान में अधिनियम के तहत इसका समावेश किया गया है। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन कुछ दिए गए हैं। इससे पहले हम देख लेते हैं इसकी प्रक्रिया। तो संविधान को गुणात्मक बनाने के लिए संविधान में समय समय पर संशोधन करने पड़ते हैं, जिसका प्रावधान भाग 20 के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया क्या होती है, तो किसी भी सदन
में प्रयोजन में विधेयक पुनर्स्थापित करने की किया जाता है, लेकिन इसको राज्य विधानसभा में पास नहीं किया जाता, मैं पेश नहीं कर सकते। इसको पेश कराने से पहले राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती। दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत से पास होना आवश्यक होता है। इसके लिए संयुक्त अधिवेशन की प्रावधान नहीं होता। अगर विधेयक राज्य से संबंधित है तो कम से कम आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों में साधारण बहुमत से पास होना चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देगा। वे ना तो इसे वापस भेज सकते हैं और ना ही अपने पास पुनः रख सकते हैं। राष्ट्रपति को सहमति के बाद यह विधेयक अधिनियम बन जाता है, जिसे संविधान संशोधन अधिनियम कहा जाता है। महत्वपूर्ण संशोधन इस प्रकार है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इसके तहत 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसके अंतर्गत भूमि सुधार संबंधी विषय आते हैं। 9वीं अनुसूची में सम्मिलित 13 विषय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। पहला संविधान संशोधन कब आया था? 1951 में आया था। इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें कुछ ऐसे विषय रखे गए थे भूमि सुधार संबंधी जिनको न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया था, और विषय थे 13। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, इसके अंतर्गत 14 राज्य और 6 संघ शासित क्षेत्र गठित किए गए थे, अनुच्छेद 368 में संशोधन करके। 7वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में आया था, जिसमें 7 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश गठित किए गए थे, अनुच्छेद 368 में संशोधन करके। 21वां संविधान संशोधन 1967, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यह मौलिक कर्तव्यों का समावेश करता है। प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए थे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की आयु सीमा अधिकतम 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन कब आया था? 1976 में आया था। इसमें मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया था। समाजवादी शब्द जैसे कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता वाले शब्द इसमें जोड़े गए थे, और इसमें राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की अधिकतम आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दी गई थी। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978, संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था। राष्ट्रीय आपात के लिए आंतरिक अशांति शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में आया था। इसमें 2 प्रावधान किए गए थे मुख्यतः, जो कि इसमें दिए हैं। संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था और राष्ट्रीय आपात के लिए आंतरिक अशांति हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991, इसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था, जहां पर 70 सदस्यीय विधानसभा का प्रावधान था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया था। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 74वां संविधान संशोधन 1992, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके तहत नगरीय निकायों का वर्णन किया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और नागरिक निकायों का वर्णन किया गया। नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था। इसके तहत अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, ए जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया। इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था, आर्टिकल 21 ए जोड़कर। 101वां संविधान संशोधन 2016, इसमें जीएसटी संबंधित प्रावधान किए गए थे।
102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 103 संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसमें सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% तक का आरक्षण दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2019 में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 105वां संविधान संशोधन 2021 में ये संविधान राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने और निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है कि वे संविधान संशोधन राष्ट्रपति ने 18 अगस्त 2021 को हस्ताक्षर किए थे। कौन कौन से हैं? तो 101 है जीएसटी संबंधित 2016 में आया था। 102वां संविधान संशोधन 2018 में आया था, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया, सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10% तक का आरक्षण दिया गया था। 104वां संविधान संशोधन 2019 में आया, इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन का आरक्षण आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 105वां संविधान संशोधन 2021 में आया, इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करेंगे और निर्दिष्ट करने का अधिकार दिया गया था। राष्ट्रपति ने इसको 18 अगस्त 2021 को हस्ताक्षर किए थे। सहकारी संघवाद से आप क्या समझते हैं? सहकारी संघवाद की स्थापना को स्थापित करने में नीति आयोग की भूमिका बताइए। सहकारी संघवाद से आप क्या समझते हैं? सहकारी संघवाद की एक अवधारणा होती है जिसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय, स्थानीय सरकारें सामूहिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर अंततः किया जाता है। सहकारी संघवाद का विचार सर्वप्रथम 1930 के दशक में प्रारंभ में यूएस में न्यू डील काल में प्रारंभ हुआ था। ग्रीनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। तो सहकारी संघवाद क्या होता है? तो संघवाद की एक ऐसी अवधारणा होती है जिसमें राष्ट्रीय, प्रांतीय एवं स्थानीय सरकारें सामूहिक समस्याओं का समाधान निकालने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर अंतःक्रियाएं करती हैं। मतलब प्रांतीय, राज्य और जो स्थानीय सरकारें होती हैं, कोई भी समस्या को सुलझाने के लिए सामूहिक रूप से समाधान निकालने के लिए एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करती हैं। इसमें सबसे पहले इसका विचार 1930 में आया था यूएस में, और भारत में ग्रीनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघ को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी थी। भारतीय सहकारी संघवाद की प्रकृति। भारत को अर्ध संघवाद की संज्ञा दी जाती है क्योंकि भारतीय संविधान में भारत को संघवाद के रूप में निरूपित नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है क्योंकि भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का निर्णय नहीं है। राज्य को संघ में पृथक होने का अधिकार भी नहीं है। देखिए, जो भारतीय सहकारी संघवाद की प्रकृति कैसी है, तो भारत को एक अर्ध संघवाद की संज्ञा दी जाती है क्योंकि जो भारतीय संविधान है इसमें भारत को संघवाद के रूप में निरूपित नहीं किया गया है, बल्कि जो उसका अनुच्छेद 1 है इसमें कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, क्योंकि इसमें 2 मुख्यतः प्रावधान किए गए हैं कि भारतीय संघ राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, कोई समझौता नहीं किया गया है किसी भी राज्य को मिलाने के लिए, और राज्यों को संघ से पृथक होने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। नीति आयोग, इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। नीति आयोग को सहकारी संघवाद का संवाहक माना जाता है। तो नीति आयोग क्या है? इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसको सहकारी संघवाद का संवाहक माना जाता है। नीति आयोग में मुख्यमंत्री निम्नलिखित उप समूह गठित किए जाते हैं। पहला आता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संयोजनात्मक केंद्र प्रायोजित योजना में औपचारिक उपसमूह, पंजाब के मुख्यमंत्री के संयोजक में कौशल विकास का उपसमूह एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के संयोजक में स्वच्छ भारत अभियान पर उपसमूह।
इसमें क्या होते हैं, उप समूह गठित किए जाते हैं अलग अलग मुख्यमंत्रियों के द्वारा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के संयोजकत्व केंद्र में प्रायोजित जो योजना है उसमें औचित्य पर उप समूह है। पंजाब के मुख्यमंत्री के संयोजकत्व में कौशल विकास पर उपबंध है या उप समूह है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के संयोजकत्व में स्वच्छ भारत अभियान पर उप समूह है। नीति आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रम एक है 7 सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। इसका प्रारंभ जून 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में कायाकल्प करना है। नीति आयोग द्वारा संचालित कार्यक्रम कौन सा है, प्रमुख है 7 जो कि सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, जिसका प्रारंभ जून 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों में कायाकल्प करना है। जन आंदोलन से क्या आशा है, भारत में जन आंदोलन के प्रमुख कारण बताइए। जन आंदोलन से आशय जनता द्वारा किए गए ऐसे आंदोलन से है जो किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान की व्यवस्था या कानून के विरुद्ध किया जाता है, उसे जन आंदोलन कहा जाता है। मुख्य जन आंदोलन जनजातीय आंदोलन ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश सरकारों के खिलाफ जनजाति द्वारा विद्रोह आंदोलन किए गए। पहला है संथाल विद्रोह, जिसका प्रारंभ 1855 से 56 में हुआ। स्थान झारखंड, नेता थे सिंधु और कान्हू। मुंडा विद्रोह 1899 में आया, जिसका स्थान रांची झारखंड में था। नेता थे बिरसा मुंडा। नील आंदोलन 1859 में स्टार्ट हुआ, बंगाल में। विष्णु और दिगंबर विश्वास किस पे थे, विश्वनाथ नहीं थे, विश्वास थे, दोनों भाई थे। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ। स्थान था चमोली उत्तराखंड। नेतृत्वकर्ता थे चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा। उद्देश्य था पेड़ों से लिपटकर इनकी कटाई रोकना और वन एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका प्रारंभ 1985 में हुआ। स्थान था पुराना हरसूद, वर्तमान में छनेरा, जिला खंडवा। नेतृत्वकर्ता थी मेघा पाटकर। उद्देश्य था सरदार सरोवर बांध को रोककर पर्यावरण विनाश एवं उनसे लोगों के विस्थापन को रोकना। जन लोकपाल विधेयक आंदोलन 2011 में हुआ। प्रारंभ अप्रैल 2011 में। स्थान था नई दिल्ली। नेतृत्वकर्ता थे अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल और किरण बेदी। उद्देश्य था भ्रष्टाचार निरोधी संगठन लोकपाल संगठन की स्थापना करना। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कैग 2019 के विरुद्ध आंदोलन 2019-20 में चलाया गया। इस आंदोलन के विरुद्ध में 2019 में नई दिल्ली के शहीन बाग में लंबे समय तक आंदोलन किया गया। कृषि कानून के विरुद्ध किसान आंदोलन 2020-21 संसद द्वारा सितंबर 2020 में पारित किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा 9 अगस्त 2020 में लगातार आंदोलन चलाया जा रहा था। उद्देश्य तीनों कृषि कानूनों को समाप्त करवाना। बक्सवाहा छतरपुर के बंदर हीरा खान के लिए पेड़ों की कटाई के विरुद्ध आंदोलन 2021। हीरा के उत्खनन से संबंधित बंदर खदान के लिए 2.15 लाख पेड़ काटने के खिलाफ आंदोलन किया गया था। जन आंदोलन के कारण क्या होते हैं, तो ज्वलंत जनहितैषी कानूनों को लागू करवाने के लिए, उदाहरण के लिए जन लोकपाल आंदोलन, सरकार द्वारा लाए गए जन विरोधी कानून नीतियों का विरोध करना, विशेष क्षेत्रीय मांगों को मनवाने के लिए, जनता द्वारा अपने अधिकारों की प्राप्ति हेतु, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, समाज के वंचित वर्गों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन हो सकते हैं। तो जन आंदोलन क्या होते हैं, तो किसी भी सरकार की नीति या फिर गैर सरकारी नीति संस्थान के विरोध में जो या कानून के विरोध में जो आंदोलन किए जाते हैं उन्हें जन आंदोलन कहा जाता है। ब्रिटिश काल में बहुत सारे आंदोलन हुए थे, जो कि प्रमुख आंदोलन में आते हैं जनजातीय आंदोलन। ब्रिटिश काल के दौरान सरकारी नीतियों के खिलाफ जनजातियों के द्वारा जो विद्रोह किए गए थे वो होते हैं जनजाति विद्रोह। इसमें प्रमुख था संताल विद्रोह, जो कि 1955-56 में आया। झारखंड वाला क्षेत्र था, इसके नेता थे सिद्धू और कान्हू। मुंडा विद्रोह
इसकी स्टार्टिंग 1899 में हुई थी, 1900 तक चला, रांची झारखंड में, और इसके प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। नील विद्रोह यह 1900 नहीं 1859 से स्टार्ट हुआ, बंगाल के क्षेत्र में विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास के नेतृत्व में चलाया गया था। चिपको आंदोलन यह 70 के दशक में आया था, 1970 में। चमोली उत्तराखंड में इसके प्रमुख नेता थे सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। उद्देश्य था पेड़ों से निपटकर पेड़ों की कटाई को रोकना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1986 में स्टार्ट हुआ। मेघा पाटकर इनके प्रमुख नेता थी। पुराना हरसूद जो कि वर्तमान में खंडवा जिले में स्थित है, छनेरा। उद्देश्य था सरदार सरोवर बांध को रोकना, पर्यावरण विनाश एवं प्रस्तावित लोगों जो विस्थापित लोग हैं उनको रोकना। जन लोकपाल विधेयक आंदोलन 2011 में इनके प्रमुख नेता थे अन्ना हजारे। अप्रैल 2011 में नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ। भ्रष्टाचार विरोधी संगठन लोकपाल संगठन की स्थापना करना इनका मुख्य लक्ष्य था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में के विरुद्ध आंदोलन, यह दिल्ली में शाहीन बाग में लंबे समय तक आंदोलन किया गया था। कृषि किसानों के कानून के विरुद्ध किसान आंदोलन किसान और कृषि कानून के विरुद्ध 2020-21 में आंदोलन चलाया गया। इसमें सितंबर 2020 में पारित हुए जो कृषि कानून थे उनके खिलाफ किसान संगठनों के द्वारा 9 अगस्त 2020 से लगातार आंदोलन चलाए जा रहे थे। तीनों कृषि कानून को समाप्त करना इनका मुख्य उद्देश्य था। बक्सवाहा छतरपुर में बंदर हीरा खदान के वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए आंदोलन, इसमें 1.5 लाख समथिंग पेड़ काटने के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। जन आंदोलन के कारण क्या हो सकते हैं, तो जनहितैषी कानून को लागू करवाने के लिए या फिर उन्हें निरस्त कराने के लिए। यदि कानून को लागू कराने के लिए हो रहा है तो जैसे जन लोकपाल आंदोलन हो गया, लेकिन यदि उसे निरस्त कराना है जैसे कि कृषि कानून हो गया या फिर नागरिकता संशोधन विधेयक हो गया, इसको निरस्त कराने के लिए आंदोलन चलाए जाते हैं। जन विरोधी कानून या नीतियों का विरोध करने के लिए कुछ भी मांग सकते हैं वो। विशेष क्षेत्रीय मांगों को मनवाने के लिए को आंदोलन को स्टार्ट किया जाता है। जनता द्वारा अधिकारों की प्राप्ति के लिए स्टार्ट किया जाता है। पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए समाज के वंचित वर्गों के शोषण के विरुद्ध आंदोलन चलाए जाते हैं। वित्त पर संसदीय नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधनों के रूप में कै की स्पष्ट भूमिका बताइए। वित्त पर संसदीय नियंत्रण के महत्वपूर्ण साधन के रूप में कै की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अनुच्छेद 149 के तहत कैग संघ एवं राज्य के लेखों के संबंध में ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करता है और शक्तियों का प्रयोग करता है जिनका निर्धारण संसद निधि द्वारा करती है। देखिए कैग का प्रावधान किस में है, तो 149 में उसके कार्य और कर्तव्यों का निर्वहन दिया गया है और शक्तियां दी गई हैं। वह अपने शक्तियों का निर्वहन या निर्धारण कैसे किया जाता है, तो संसद निधि के द्वारा करती है। वर्ष 1976 से पूर्व यह लेखांकन एवं लेखा परीक्षक दोनों कार्य करते थे, लेकिन 1976 में लेखांकन और लेखा परीक्षण का पृथक्करण करने से केंद्र और राज्य में से उसे केंद्र के लेखांकन के दायित्व से मुक्त कर दिया गया। वह राज्यों का लेखांकन और केंद्र एवं राज्यों के लेखांकन का लेखा परीक्षण करता है। तो केंद्र के लेखांकन और परीक्षण का कार्य 1976 से पहले वो ही करता था, लेकिन 1976 में एक अधिनियम आया जिसके तहत उसको लेखांकन और लेखा परीक्षक का पृथक्करण कर दिया। इसमें वह केंद्र का लेखांकन का दायित्व से मुक्त कर दिया गया। अब राज्य का लेखांकन करता है और राज्य और केंद्र का दोनों का लेखा परीक्षण करता है। कैग की भूमिका क्या है, तो यह राज्य का लेखांकन करता है, राज्य का लेखा परीक्षा करता है और केंद्र का लेखा परीक्षण करता है। कैग के मुख्य 2 प्रकार से कार्य करता है। पहला नियंत्रण के रूप में और दूसरा आता है महालेखा परीक्षक के रूप में। नियंत्रक के रूप में इसका कार्य यह देखता है कि संचित निधि से धन विधिक रूप से निकाला जाए, मतलब जितनी जरूरत है उतना ही निकाला जाए, अन्यथा नहीं। महालेखा परीक्षक के रूप में उसका कार्य यह होता है कि वह इसके व्यय में संसद और विधायिका द्वारा पारित विनियोजन विधेयक का पालन करे, अन्यथा नहीं। देखिए
कैग के मुख्यतः कितने प्रकार से कार्य बांटे गए हैं? 2 प्रकार से, एक नियंत्रक के रूप में और एक आता है महालेखा परीक्षक के रूप में। नियंत्रक के रूप में वह यह देखता है कि जो संचित निधि है उसे जो धन विधिक के रूप में निकाला गया है नहीं, कितना निकाला गया, ज़्यादा तो नहीं निकाला, तो विधिक के रूप में निकाला गया है नहीं। और महालेखा परीक्षक के रूप में यह देखता है कि वह व्यय में संसद और जो विधायिका द्वारा पारित विनियोजन विधिक का पालन करता है या नहीं। कार्य क्या है कैग के? तो यह अन्य कार्य में आता है राज्य और केंद्र की संचित एवं आकस्मिक निधि से किए गए व्यय की वैधता की जांच करता है। वित्त मंत्रालय के बजट के निर्माण के लिए लेखा कौशल उपलब्ध कराता है। लोक लेखा समिति के मित्र मार्गदर्शक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। संघ या किसी राज्य के किसी विभाग कार्यालय में रखे गए भंडार स्टॉक के लेखांकन की लेखा परीक्षा करता है। संघ एवं राज्य के लेखाओं का लेखा प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देना, जो कि अनुच्छेद 150 में दिया गया है। कैग अपना लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपता है। कैग को अपने दायित्व और कार्यों में निष्पक्षता हेतु कुछ प्रावधान। कैग को अपने उन कार्यों में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं। इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, मतलब संवैधानिक दर्जा है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसे महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार और राज्य सरकार के अधीन कोई भी पद ग्रहण नहीं करता। इसका वेतन संचित निधि पर भारित होता है। पद पर रहते हुए उसको प्राप्त सुविधा में कमी नहीं की जा सकती। इसको अपने कार्यकाल में स्टाफ की नियुक्ति का अधिकार होता है। उपरोक्त स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप ही कैग द्वारा अपने दायित्वों का निष्पक्षता पूर्वक निर्वहन किया जाता है। लेकिन कुछ आलोचनाएं और दोष भी होते हैं। मुख्य दोष व्याप्त होते हैं इसमें, जैसे कैग का कार्य नकारात्मक होता है। इसका कार्य पोस्टमार्टम जैसा होता है। इसको नियंत्रण का अधिकार नहीं दिया जाता। कार्य संपादित करने के लिए स्टाफ की कमी होती है। इसको सभी व्यय और सार्वजनिक उपकरणों के लेखा परीक्षण का अधिकार नहीं होता। उपरोक्त दोषों के बावजूद कैग सार्वजनिक द्रव्य का सृजन पहरी होता है। इसके माध्यम से सरकारी धन को समुचित एवं मितव्ययी ढंग से खर्च किया जाता है। समय समय पर कैग के अनेक भ्रष्टाचार के मामले, जैसे कि मध्य प्रदेश के बड़वानी में मनरेगा घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाला आदि को प्रकाश में लाकर जनता और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। तो कैग क्या है भैया हमारे? इनका प्रावधान शक्ति एवं कर्तव्यों का निर्वहन करने की शक्ति 149 में दी गई है। इसका निर्धारण संसद की निधि द्वारा किया जाता है। लेकिन 1976 से पहले कैग है वह केंद्र का लेखांकन और लेखा परीक्षक दोनों काम करते थे, लेकिन उसके बाद उनको पृथक्करण कर दिया गया। अब वह केंद्र का लेखांकन का कार्य नहीं करता, बल्कि राज्यों के लेखांकन और लेखा परीक्षा का कार्य करता है और केंद्र के लेखा परीक्षण का कार्य करता है। भूमिका क्या है? तो राज्य का लेखांकन करता है और केंद्र का लेखा परीक्षा और राज्य का लेखा परीक्षण करता है। कैग के मुख्यतः 2 कार्य होते हैं, एक होता है नियंत्रक की तरह और एक होता है लेखा परीक्षक की तरह। नियंत्रक की तरह यह ये देखता है कि जो संचित निधि से धन विधिक रूप से निकाला गया है या नहीं। दूसरा महालेखा परीक्षक, मतलब वो उसका जो व्यय हुआ है, व्यय वित्त का जितना व्यय हुआ है वह संसद में और विधायिका द्वारा पारित विनियोजित विधिक रूप से हुआ है या नहीं, यह विधेयक का पालन किया गया है नहीं। कार्य क्या क्या है? तो यह केंद्र और राज्य में संचित निधि, आकस्मिक निधि से जितना भी व्यय है उसकी वैधता की जांच करता है। वित्त मंत्रालय में बजट निर्माण के लिए कौशल उपलब्ध कराता है। लेखा समिति के मित्र, जो लोक लेखा समिति होती है उसका मित्र, मार्गदर्शक और परामर्शदाता की तरह कार्य करता है। यह संघ या किसी राज्य के किसी विभाग कार्यालय में रखे हुए भंडार और स्टॉक की लेखा की जांच कर सकता है। संघ और राज्यों के लेखा एवं लेखा प्रारूप तैयार करने के लिए राष्ट्रपति को परामर्श देता है और प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष
राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपता है। तो कैग को कुछ दायित्व और कार्य में निष्पक्षता हेतु प्रावधान, कि वह निष्पक्ष रूप से काम करे तो कुछ उसको दायित्व दिए गए हैं और कार्य भी कराया गया है। जैसे कि कैग का जो पद है वह संवैधानिक दर्जा है, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उसको महाभियोग के द्वारा ही हटाया जाएगा। कैग की सेवानिवृत्ति के बाद वह राज्य सरकार या भारत सरकार के किसी भी पद के अधीन काम नहीं करेगा। उसका वेतन संचित निधि से दिया जाता है। पद पर रहते हुए उसकी सुविधा में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उसको अपने स्टाफ की नियुक्ति करने का अधिकार होता है। इसके परिणाम स्वरूप कैग अपने दायित्वों का निष्पक्षता पूर्वक निर्वहन करता है, लेकिन कुछ आलोचनाएं भी हैं, जैसे कि कैग का काम नकारात्मक होता है, वह पोस्टमार्टम की तरह कार्य करता है, वह नियंत्रण का अधिकार नहीं होता उसको, वह कार्य को संपादित करने के लिए स्टाफ की कमी होती है, और व्यय और सार्वजनिक उपकरणों के लेखा परीक्षण का अधिकार भी वह नहीं कर सकता। इतनी सारी दोष होने के बाद भी हम इसको सार्वजनिक द्रव्य के सर्जन पहरी कहा जाता है कैग को, क्योंकि यह धन का समुचित एवं मितव्ययी ढंग से खर्च किया गया है या नहीं इसकी जांच करता है। कैग ने समय समय पर भ्रष्टाचार के मामले में, जैसे कि मध्य प्रदेश के बड़वानी में मनरेगा घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, राष्ट्रमंडल घोटाला आदि को प्रकाश में लाया और सरकार का ध्यान केंद्रित किया। संघ लोक सेवा आयोग में संवैधानिक प्रावधान को बताते हुए उसकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। फाइनर के अनुसार लोक अधिकारियों का एक ऐसा व्यावसायिक निकाय होता है जो स्थायी, वैतनिक और कार्यकुशल होता है। तो जो संघ लोक सेवा आयोग के लोक अधिकारी होते हैं, तो फाइनर ने कहा था कि लोक अधिकारी एक व्यावसायिक निकाय है जो स्थायी हैं, वैतनिक हैं और कार्यकुशल होते हैं। इनका वर्गीकरण मुख्यतः 3 रूपों में किया जाता है: अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य लोक सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं, राज्य लोक सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं। नेक्स्ट आता है संवैधानिक प्रावधान। अनुच्छेद 315 द्वारा संघ एवं भारत के राज्य हेतु लोक सेवा आयोग PSC पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया गया है। अनुच्छेद 316 UPSC के साथ साथ स्टेट PSC के सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल का वर्णन है। अनुच्छेद 317 में UPSC एवं स्टेट PSC दोनों के सदस्यों को हटाने और निलंबित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्य एवं कर्मचारियों की सेवा की शर्तें हेतु नियम बनाने की शक्ति है। अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा सदस्य न रहने पर पद धारण करने का निषेध है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन है। अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के व्यय का वर्णन है और अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट का वर्णन है। तो हम देखते हैं संवैधानिक अधिकार में क्या क्या दिए गए हैं। पहला संवैधानिक प्रावधान में 315 में कहा गया है कि राज्य में, भारत के सभी राज्यों में और संघ में लोक सेवा आयोग होगा, उसका गठन किया जाएगा। 316 में कहा गया है इनके सदस्य की नियुक्ति है संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की। 317 में उनके सदस्य को पद से हटाने और निलंबित करना है। 318 में आयोग के सदस्य एवं कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और नियम बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 319 में सदस्य द्वारा यदि सदस्य पद पर नहीं रहते तो पद धारण न करने पर प्रतिषेध लगाया गया है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। 322 में उनके आयोग के व्यय का वर्णन है और अनुच्छेद 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट दी गई है। प्रासंगिकता देश के विभिन्न वर्गों के अधिकारियों की नियुक्ति करता है। देश में स्थानीय स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन के लिए भावी अधिकारियों की परीक्षा का आयोजन कराता है। यह सेवाएं राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाती हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राष्ट्रपति राज्यपाल को शासन में सहायता करते हैं। सरकार की नीतियां और कार्यक्रम के क्रियान्वयन का कार्य करती हैं। इनमें भर्ती क्षेत्र व्यापक होने से इनके पदाधिकारी बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। लोक सेवा आयोग में जो लोक सेवक मंत्री की नीति निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। केंद्र एवं राज्य पर नियंत्रण तथा उनके मध्य समन्वय बनाकर रखते हैं। केंद्र और राज्य के मध्य संचार की कड़ी के रूप में कार्य करते हैं।
हम देखते हैं जो लोक सेवक होते हैं, संघ लोक सेवा आयोग होता है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है और प्रासंगिकता क्या है। लोक सेवा आयोग में फाइनर के द्वारा कहा गया था जो लोक सेवक अधिकारी होते हैं वह व्यावसायिक, स्थायी पद, वैतनिक और कार्यकुशल होते हैं। इनको मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्रीय सेवाएं। संवैधानिक प्रावधान है इनमें 315 में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों में लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। 316 में कहा गया है कि राज्य और संघ के लिए सदस्यों की नियुक्ति होगी और उनका कार्यकाल होगा। 317 में सदस्य अधिकारियों को हटाने और निलंबित करने का प्रावधान है। 318 में जो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनमें सदस्यों की सेवा शर्तें और नियमों का वर्णन है, बनाने की शक्ति है। 316 हो गया। 19 में सदस्यों को पद पर ना रहने पर किसी पद को धारण करने पर प्रतिषेध है। 320 में लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। 322 में उनके व्यय का वर्णन किया गया है और 323 में लोक सेवा आयोग की रिपोर्टों का वर्णन है। प्रासंगिकता क्या है? तो यह विभिन्न वर्गों के अधिकारियों की नियुक्त करती है देश के सभी राज्यों में। यह स्थानीय स्तर पर बेहतरीन काम करती है और भावी अधिकारियों का परीक्षण का आयोजन करती है। ये सेवाएं राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाती हैं। इस जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के शासन में सहायता करती हैं। यह नीतियों और कार्यक्रम के क्रियान्वयन का कार्य करती हैं। ये इसके व्यापक क्षेत्र या भर्ती का व्यापक क्षेत्र होने के कारण जो इसके पदाधिकारी होते हैं वह बहुमुख प्रतिभा के धनी होते हैं। लोक सेवक मंत्रियों की नीति निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं, राज्य पर नियंत्रण और उनके मध्य समन्वय बनाने का कार्य करते हैं। यह राज्य और केंद्र के मध्य संचार की कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। भारतीय राजनीति में धर्म, जाति, निर्जातिता एवं भाषा, लिंग की भूमिका समझाइए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर विविध धर्म, जाति, संप्रदाय एवं भाषाई समूहों का निर्वाह है। यहाँ की राजनीति विभिन्न कारकों जैसे कि जाति, धर्म, वर्ग, निर्जातीयता, भाषा, लिंग आदि से प्रभावित होती है और उनको प्रभावित करती है। भारतीय राजनीति जाति की भूमिका। तो भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन इसमें इतनी सारी विविधता पाई जाती है तो इसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ता है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका। चुनाव में उम्मीदवारों की जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट वितरित करना ताकि उम्मीदवार चुनाव जीत सके। मतदाता द्वारा जातिगत आधार पर मतदान करना। चुनाव में जीतना और हराना जातिगत आधार पर निर्धारित होना। तो जातिगत में क्या हो गई राजनीति की भूमिका? पहले तो चुनाव में जो उम्मीदवार होते हैं उनको जातिगत समीकरण के आधार पर टिकट दिया जाता है ताकि जो उम्मीदवार है वह जीत सके। यदि मतदाता द्वारा जो जातिगत आधार पर ही मत दिया भी जाता है, चुनाव जीतने पर या हारने पर जातिगत आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। भारतीय राजनीति धर्म की भूमिका। धर्म के आधार पर दलों का निर्माण करना, जैसे कि AIMIM अकाली दल मंत्रिपरिषद के सभी धर्मों के प्रतिनिधित्व प्रदान करना। सभी धर्मों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। धर्म के आधार पर नीतियों तथा विधियों का निर्माण करना, जैसे कि मुस्लिम महिला में विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019। भारतीय राजनीति निर्जातीयता की भूमिका। सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा निर्जातीयता वर्गों के लिए विशेष कार्य किए जाते हैं। इनके क्षेत्र में इन्हीं वर्गों के लोगों को उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर मतदाता को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए आकर्षित किया जाता है। भारतीय राजनीति भाषा की भूमिका। भाषा के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन, जैसे कि DMK तृणमूल कांग्रेस। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना, जैसे कि आंध्र प्रदेश। मतदाताओं द्वारा अपनी भाषा संबंधित उम्मीदवारों को मतदान करना। भारतीय राजनीति लिंग के आधार पर लोकसभा, राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण। चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा पुरुषों एवं महिलाओं के लिए निश्चित सीटों का बंटवारा करना।
निष्कर्ष, भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निपजातिता, भाषा, लिंग की भूमिका अत्यंत अहम है। आज आवश्यक इन बातों की है कि भारतीय राजनीति सर्वधर्म समभाव सर्वभवन्तु सुखिनः अतः सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पर आधारित होना चाहिए। तो भारत की राजनीति में धर्म, जाति, निपजातिता, भाषा और लिंग की भूमिका क्या क्या रही है। तो भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, लेकिन भारत में विविध प्रकार के धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषाई समूह पाए जाते हैं जो कि राजनीति विभिन्न प्रकार से प्रभाव डालते हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला आता है राजनीति में जाति का प्रभाव कैसे है। तो जाति समीकरण को देखकर ही टिकट दिया जाता है ताकि उम्मीदवार जीत सके। मतदाता जाति के आधार पर ही मतदान करता है और चुनाव जीतने या हारने पर जातिगत आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। भारतीय राजनीति धर्म के अनुसार, तो धर्म के आधार पर ही अनेक दलों का गठन हुआ है, जैसे कि अकाली दल हो गया। मंत्रिपरिषद में सभी धर्मों के प्रतिनिधित्व का प्रदान किया गया है। धर्म के आधार पर नीतियों और विधियों का निर्माण करना, जैसे कि मुस्लिम महिलाओं के लिए विवाह का अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। भारतीय राजनीति में निपजातिता की भूमिका, सरकारों और राजनीतिक दलों द्वारा निपजातीय वर्गों के लिए विशेष कार्य किए जाते हैं और इसी क्षेत्र में उन लोगों को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाता है और मतदान को अपने पक्ष में मतदान के लिए आकर्षित किया जाता है। भारतीय राजनीति भाषा का प्रभाव, भाषा के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन, जैसे कि डीएमके हो गया, तृणमूल कांग्रेस हो गया। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, जैसे आंध्र प्रदेश। मतदाताओं द्वारा अपनी भाषा संबोधित उम्मीदवार को ही मतदान कराना। भारतीय राजनीति में लिंग की भूमिका, लोकसभा, राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण, चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा पुरुषों में महिलाओं के लिए निश्चित सीटों का आवंटन करना। भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, निपजातीयता, भाषा, लिंग की भूमिका अत्यंत अहम है। आज आवश्यक इस बात की है कि भारतीय राजनीति सर्वधर्म समभाव सर्वभवन्तु सुखिनः अर्थात सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास पर आधारित होनी चाहिए। भारत में किन राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, लोकतंत्र में इसका क्या महत्व है। तो भारत में राजनीतिक दल जो कि राष्ट्रीय दल हैं, वर्तमान में भारत में मान्यता प्राप्त 8 राष्ट्रीय दल की राजनीतिक दल हैं। पहला आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। स्थान मुंबई था। संस्थापक A.O. होम थे। पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, इसकी स्थापना 5 अप्रैल 1980 को हुई थी, नई दिल्ली में। पहले अध्यक्ष थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जनसंघ के स्थान पर इसका निर्माण किया गया था। बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। पहले अध्यक्ष थे काशीराम। राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। संपादक थे शरद पवार। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। स्थान था ताशकंद, उज्बेकिस्तान। संपादक थे M.N. रॉय। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। 2 सितंबर 2016 को राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त हुई और संपादक हैं इसके ममता बनर्जी। नेशनल पीपल पार्टी, इसकी स्थापना 6 जनवरी 2013 को हुई। संपादक थे P.A. संगमा। इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा 7 जून 2019 को दिया गया है। महत्व क्या है, जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, चुनाव में हिस्सा लेकर सरकार गठित करके शासन संचालित करते हैं, जनता सरकार के बीच कड़ी के रूप में कार्य करते हैं, विपक्षी दलों की भूमिका में सरकार पर निगरानी रखते हैं, जनता में राजनीतिक चेतना एवं शासन के प्रति समझ बढ़ाते हैं, संसद विधानमंडल के सदस्य के रूप में संसदीय कार्यवाही का संचालन करते हैं, सरकार के जनहित कार्यों और फायदों की जांच करते हैं।
इस प्रकार राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। इसके बिना लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकती, अतः इसके महत्व को ध्यान रखकर ही इसे प्रजातंत्र की रीढ़ कहा जाता है। हम देखते हैं भारत में कितनी राजनीतिक दल हैं जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हैं और यह लोकतंत्र पर कितना महत्व कर डालती हैं। तो भारत में राष्ट्रीय दल क्या होते हैं? तो वर्तमान में 8 राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं। पहला आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी मुंबई में A.O. हुम के द्वारा और B.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी इसके पहले अध्यक्ष थे और जनसंख्या स्थान पर इसको बनाया गया था। बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और काशीराम इनके प्रथम अध्यक्ष थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। शरद पवार इसके संपादक थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी ताशकंद उज्बेकिस्तान में और M.N. रॉय इसके संपादक थे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और 2016 को ही राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। ममता बनर्जी की पार्टी है। नेशनल पीपल पार्टी, इसको 2013 में बनाया गया था। संपादक थे P.A. संगमा जी और राष्ट्रीय दल का दर्जा 7 जून 2019 को दिया गया है। महत्व क्या है? तो यह जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह चुनाव में हिस्सा लेकर चुनकर सरकार का गठन करते हैं और शासन संचालित का काम करते हैं। सरकार और जनता के बीच में संवाद कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। विपक्षी दल की भूमिका के रूप में सरकार पर निगरानी रखते हैं। जनता में राजनीतिक चेतना एवं शासन के प्रति समझ बढ़ाते हैं। संसद और विधानमंडल के सदस्यों के रूप में संसदीय कार्यवाही का संचालन करते हैं। सरकार के जनहित कार्यों और फायदों की जांच करते हैं। इस प्रकार राजनीतिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। इसके बिना लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपना अस्तित्व कायम नहीं कर सकती, अतः इसके महत्व को ध्यान में रखकर ही इन्हें प्रजातंत्र की रीढ़ कहा जाता है। इसके साथ हमारा आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।